हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे डाइजेशन की, और हमने कहा था जब हम पूरा डाइजेशन पढ़ लेंगे तब हम इस फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूरे डाइजेशन को यहाँ पे समरी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा वो होगा माउथ। ठीक है, जो पाचन है वो मुख से शुरू होता है। तो मुख में क्या क्या चीजें हुई, देखिए हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। ठीक है, क्या हुआ, सलाइवा का सिक्रीशन हुआ। सलाइवा में क्या आया, सलाइवरी अमाइलेज आया। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज आया। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, चेंज स्टार्च इनटू शुगर। क्या करेंगे, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। ये बात आपको बताई गई है। फिर यहाँ पे टीथ के बारे में बताया गया कि टीथ क्या करेंगे, च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है, और टंग का क्या है, रोलिंग पेस्टिंग ऑफ फूड, यानी कि जो टंग है वो क्या करेगी, हमारे सलाइवा और फूड को मिक्स करेगी और भोजन को टेस्ट करने में मदद करती है, साथ ही भोजन को निगलने में मदद करती है। ये बात बताई गई है आपको माउथ यानी कि मुख की। अब बात करते हैं इसोफिगस की, यानी कि भोजन नली की। तो भोजन नली में क्या हुआ, टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफिगस बाय पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसोफिगस है वो भोजन को मुख से स्टमक में भेजेगा एक मूवमेंट के द्वारा, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली होता रहता है। तो क्या होगा, इस मूवमेंट के द्वारा जो भोजन है वो हमारे स्टमक में चला जाए। अब बात करते हैं स्टमक यानी कि आमाशय की। हमने कहा आमाशय में क्या निकलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगे। कौन कौन से, पैप्सिन की हमने बात की है, एचसीएल की बात की है, म्यूकस की बात की है। अब पैप्सिन के जगह पे हमने पैप्सिनोजन को यहाँ पे पढ़ा था। हमने कहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये पैप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाएगा, इसी के साथ साथ और क्या करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उन्हें किल कर रहा है। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हमारे स्टमक को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, जला सकता है। तो यहाँ पे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए म्यूकस यहाँ पे रिलीज होता है। चलिए, अब क्या हुआ, स्टमक में भी यहाँ पे पाचन हो गया है। अब भोजन कहाँ पे आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आपको बताए गए हैं। पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में यहाँ पे भोजन आएगा, और ड्यूडेनम में ही लिवर से क्या सिक्रीट हो रहा है, बाइल सिक्रीट हो रहा है। कहाँ से, लिवर से। पैनक्रियास से क्या सिक्रीट होगा, पैनक्रियाटिक जूसेस यहाँ पे सिक्रीट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम भी सिक्रीट होंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीएज होता है, और लाइपेज होता है। अब ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और लाइपेज लिपिड का यहाँ पे डाइजेशन करता है। तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रिप्सिन को इन्होंने प्रोटीन में कन्वर्ट किया। ठीक है, और प्रोटीन किसमें, पेप्टोन में कन्वर्ट यहाँ पे हो गए हैं। लाइपेज यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए हैं। इन शॉर्ट आपने क्या देखा, आपने देखा इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में और पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज और लाइपेज तीनों होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे आपको बताया गया कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बाइल जूस के द्वारा क्या हो गए हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ तक क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जो पाचन है वो हो गया है। अब पाचन के बाद जो पाचित भोजन होगा उसका अवशोषण कहाँ पे होगा, इस प्रकार से उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, किसमें, छोटी आंत में, जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और इन्हीं विलाई के द्वारा क्या होता है, इन्हीं विलाई के द्वारा क्या होता है, भोजन का यहाँ पे पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने ये देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि जो अतिरिक्त पानी और सॉल्ट है, जो लवण है, उसका अवशोषण होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद हमने कहा रेक्टम में क्या होगा, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट।
जो रेक्टम होता है, रेक्टम में टेम्परेरी कलेक्शन होता है वेस्ट मटेरियल का। जो भी अपचित भोजन है वो टेम्परेरी कहाँ पे होगा, रेक्टम में होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है एनस, जो कि क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब आपने क्या देखा, हमने जब डाइजेशन पढ़ा है तो हमने बहुत सारे पार्ट्स में डाइजेशन को पढ़ा है, बहुत लंबी प्रोसेस है। आपने क्या किया, डिटेल में जाना कि पाचन किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन आपने इस समरी के द्वारा क्या कर दिया है, इतनी बड़ी जो प्रोसेस है उसे आपने एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से अपने नोट्स भी बनाएंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, जो मेन चीजें हैं वो आपको ध्यान देंगे। जैसे मुख में क्या हो रहा है, स्टमक में कौन से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से पाचक रस आए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल था उसे किस पार्ट के द्वारा बाहर निकालेंगे। सारी जो प्रोसेस है आप इसके थ्रू क्या करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस को आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा, ठीक है, क्योंकि तभी आप इस फ्लो चार्ट को समझ पाएंगे। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है किसकी, पाचन की। आपने देखा कि पाचन किस प्रकार से हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा मेन जो उद्देश्य था पाचन को पढ़ने का वो क्या था, जो पाचन को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। अब जैव प्रक्रम में हमने पहले क्या कहा, हमने कहा पोषण है, पोषण में हमने क्या किस प्रकार का पोषण देखा, स्वपोषी पोषण देखा, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा। उसमें आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से हो रही है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, आपने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, और उसमें आपने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने डाइजेशन की बात की, ठीक है। क्या है ये, लाइफ प्रोसेस है, यानी कि आपने पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में जान लिया है, जिसे हम पोषण कह रहे थे। उसमें आपने दोनों प्रकार का देखा, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण किस प्रकार का है। इसका मतलब डाइजेशन जिसमें है वो लिविंग का ही कैरेक्टर है, किसी नॉन लिविंग में आप ये नहीं देख सकते। आप किसी स्टोन में नहीं देखेंगे कि उसमें पाचन हो रहा है या उसमें लिवर पाया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो पाचन है, जो पोषण है, वो किसी जीवित का ही लक्षण है। आपने एक जो लाइव प्रोसेस थी, जो जैव प्रक्रम थे, वो आपने पढ़ ली है। दूसरी जो हमारे पास प्रोसेस आती है वो है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन, ठीक है। दूसरी प्रोसेस हमारे पास क्या आती है, रेस्पिरेशन आती है, श्वसन आता है। ये भी क्या है, जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, वो भी लिविंग का ही कैरेक्टर है। आपने नहीं देखा होगा कि आपका जो बेड है वो सांस ले रहा है, या आपका जो घर है वो सांस ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन में अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, हम क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन है उसे अंदर ले रहे हैं, अंदर का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और जो CO2 था उसे शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। यही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है। लेकिन सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन नहीं होती है रेस्पिरेशन की, सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या है, जो श्वसन है उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। तो फिर क्या इसकी डेफिनेशन होती है, आपने क्या कहा, देखिए सब इससे पहले हम जान लेते हैं श्वसन हम क्यों कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए हम श्वसन क्यों कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा किसके बारे में, पाचन के बारे में। क्या बना पाचन के फलस्वरूप, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बना तो क्या काम है इस ग्लूकोज का, हमने कहा हम भोजन को क्यों ग्रहण कर रहे हैं, हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये ग्लूकोज बन गया है तो क्या इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी, इस ग्लूकोज से क्या हमें एनर्जी मिलेगी, तो बिल्कुल यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करेगी, तोड़ेगी, और जब ग्लूकोज टूटेगा तब हमें एनर्जी भी मिलेगी, यहाँ पे तब हमें एनर्जी भी मिली, तब हमें यहाँ पे CO2 भी मिला, ठीक है। क्या हुआ देखिए, हमने कहा ये बात किसकी हो रही है, एक सेल की हो रही है, ये एक सेल की बात हो रही है। क्या है, एक सेल है, सेल में ग्लूकोज पहुंचा, उसमें हमने क्या किया, जब हमने सांस ली तो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। अब आपको ये पता चल गया है हम क्यों सांस ले रहे हैं, हमें क्यों ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर होता है जलाना, दहन करना। आपने देखा होगा जब आपको कहा जाता है कि कहीं पे आग लग जाती है तो वहां पे क्या करना चाहिए,
हम क्या करते हैं, जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे कि आग बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन का नेचर है जलाना, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ देती है। जब ग्लूकोज टूटेगा तब हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के साथ साथ CO2 भी यहाँ पे रिलीज होती है, लेकिन CO2 हमारे किसी काम की नहीं होती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल दे रहे हैं। अब ये जो सिंपल सी प्रोसेस आप समझ गए हैं, तो आप देखते हैं कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। हमने कहा रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या है, रेस्पिरेशन लिविंग का ही क्या है, कैरेक्टर है। अब लिविंग का ही कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा, पाचन जिसमें हो रहा होगा वो लिविंग ही होगा, और जिसमें पाचन होगा उसी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त करना है, एनर्जी हमें प्राप्त करनी है। तो एनर्जी हम कब प्राप्त करेंगे, जब ग्लूकोज हमारे पास होगा, और ग्लूकोज हमारे पास कब होगा, जब पाचन की प्रक्रिया होगी। और अभी अभी हमने कहा है कि पाचन किसका कैरेक्टर है, हमने कहा लिविंग का कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि रेस्पिरेशन भी क्या होगा, लिविंग का ही कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहाँ बात हो रही है, कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। इसीलिए आपने जब सेल की बात की थी तो आपको क्या कहा गया था, जब हमने कोशिका की बात की थी तो हमने कहा था कोशिका शरीर की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिया की, क्योंकि जो क्रिया है, जो भी प्रोसेस है वो सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं। रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, कहा जा रहा है कि सेल में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, सेल क्या है, क्रियात्मक इकाई है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया है इन दिस प्रोसेस द एनर्जी एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज फर्दर यूज्ड बाय सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। आप कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, हमने कहा एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, हमने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है। Every living species from a single celled organism to dominant that is multicellular organism perform रेस्पिरेशन। कह रहे हैं कि जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, सब में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया पाई जा रही है। तो आपने श्वसन के बारे में क्या पढ़ा, श्वसन क्या है, आपने कहा श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो सभी जीवों में होती है। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिकाओं के भीतर होती है। अब जैव रासायनिक नाम आपके पास जब आया है, जैव रासायनिक से मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीव, जीव का मतलब होता है लिविंग, जहाँ पे कोई जीव उपस्थित है, और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, जहाँ पे कोई जीव उपस्थित है और कुछ केमिकल्स यानी कि लिविंग क्रिएचर्स भी वहां पे होगा और केमिकल्स भी वहां पे होंगे, और दोनों को मिला करके जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन्हें हम जैव रासायनिक प्रक्रिया कह रहे हैं। जैव यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, और यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया भी है, केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। क्या ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रही, अभी आपने देखा ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा, ये आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा तो आपने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन ऐसे ही होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, हमने कहा ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिले, प्रोडक्ट मिले हैं। तो क्या हुआ, जो रिएक्टेंट्स हैं, ग्लूकोज यहाँ पे था और ऑक्सीजन था, इन्होंने जब रिएक्ट किया, इन्होंने जब क्या किया, रिएक्ट किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट आया, और प्रोडक्ट में हमारे पास एनर्जी भी आई है, हमारे पास CO2 भी आया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या कह दे रहे हैं, हम इसे बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह दे रहे हैं, या फिर जैव रासायनिक प्रक्रिया भी कह दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा यानी कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य करने में किया जाता है। प्रत्येक जीवित प्रजाति एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव तक श्वसन करती है। इतनी बात क्लियर है, श्वसन क्यों हो रहा है, श्वसन किस में पाया जा रहा है, ये बात आपने यहाँ पे कर ली है। चलिए, अब हमने कहा कि जब हमने श्वसन को यहाँ पे क्या किया, परिभाषित किया, तो हमने कहा कि हम साधारण भाषा में क्या कह देते हैं, श्वसन क्या है,
सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। हम क्या कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, श्वसन की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी सी नहीं है। क्यों इतनी सी नहीं है? क्योंकि श्वसन के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अलग अलग पार्ट में क्या होगा, अलग अलग स्टेप जिसे हम कहते हैं। जैसे कि पाचन में भी हमने अलग अलग स्टेप देखे थे। हमने कहा मुख में भी पाचन है, उसके बाद हमने कहा स्टमक में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। इसके अलावा स्टेप की हम बात करें, हमने कहा पहले क्या हो रहा है, भोजन को हम क्या कर रहे हैं, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद पाचन हो रहा है यानी कि डाइजेशन हो रहा है, दूसरी स्टेप आ गई। तीसरे स्टेप में अवशोषण हो रहा है, ठीक है। चौथे स्टेप में एसिमिलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो हमने टोटल 5 स्टेप पढ़े थे। जब आपने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने क्या बात की थी, हमने डाइजेशन के स्टेप की बात की थी। और डाइजेशन में टोटल हमने 5 स्टेप के बारे में बात की थी, और पांचों स्टेप को हमने एक एक करके जाना था। स्टेप वाइज हमने देखा था, पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ। इसी प्रकार से हमने पूरे पाचन को पढ़ा था। अब हम जब बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, हम जब बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के भी हम क्या देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। कितने स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। सबसे पहली होती है ब्रीथिंग। अब आप कहेंगे ब्रीथिंग ही तो रेस्पिरेशन होता है, तो ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें अलग अलग स्टेप देखने को मिल रहे हैं, और ब्रीथिंग में आपको एक सिंपल सी जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। फिर हमने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमने क्या कहा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ब्रीथिंग और श्वसन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में हमारे पास क्या आते हैं, 2 स्टेप होते हैं, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। ब्रीथिंग में सिंपली क्या हो रहा है, हम सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर ले रहे हैं। तो क्या हमने कहा इसमें, क्या इनहेलेशन चलिए अब हमने क्या बोला, ब्रीथिंग में 2 स्टेप हमें मिल रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल करें। इनहेल और एक्सहेल में क्या हो रहा है, देखिए इनहेल में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एक्सहेल में हम क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालते हैं। यानी कि सांस को लेना, सांस को छोड़ना क्या कहलाएगा, हमने कहा ब्रीथिंग कहलाएगा, ठीक है। क्या बात की, हमने कहा सांस को लेना और सांस को छोड़ना क्या कहलाएगी, ब्रीथिंग कहलाएगी, श्वसन नहीं कहलाएगा। सांस लेना सांस छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात हो रही है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले ब्रीथिंग होगी, ठीक है, फिर क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारे लंग्स में क्या होगा, गैसीय एक्सचेंज होगा। जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तब आप देखेंगे कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्वेलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में गैसीय आदान प्रदान होता है। कैसे होता है, देखिए इस प्रकार से होती है एल्वेलाई, ठीक है। और ये कैपिलरी है, ये क्या है, ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ब्लड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ब्रीथिंग हमने की, हमने ऑक्सीजन को लिया। चलिए हमने क्या बोला, ये हमारे पास क्या आ गया है, एल्वेलाई आ गया है, ये हमारे पास कैपिलरी आ गई है। अब एल्वेलाई में हमने क्या किया, एल्वेलाई जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है। हमने सांस ली और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन, हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन आ गई है। अब ये ऑक्सीजन को कहाँ, कैपिलरी में दे देगा। और कैपिलरी में CO2 आ गया था, जो CO2 जब क्या हुआ, हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि जब यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो CO2 बनती है, और ये जो कैपिलरी है इसने CO2 किसे दे दिया है, एल्वेलाई को दे दिया। देखिए क्या हो रहा है, ये एल्वेलाई है, ये कैपिलरी है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन था, इसने अपना ऑक्सीजन इसे दे दिया है, इसमें CO2 था, इसने अपना CO2 इसे दे दिया है। हो गया, ये भी रेस्पिरेशन यही हो रहा है।
देखिए रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, आप कोई भी स्टेप देखिए उसमें एक ही चीज हो रही है, ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, यही प्रक्रिया हो रही है। अब ये कहाँ पे हो रही है, हमारे फेफड़े में हो रही है, इसे हमने क्या कहा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह दिया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हो गया, ब्रीथिंग में हमने सिंपली क्या किया, सांस को लिया, सांस को छोड़ा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन में हमने क्या किया, हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन थी वो हमारे कैपिलरी में चली गई है, और हमारी कैपिलरी में जो CO2 थी वो हमारे एल्वेलाई यानी हमारे फेफड़े में चली गई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अब हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन आता है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या है, ये हमारा कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, कोई ऑर्गन है या कोई टिश्यू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्लड है। तो सिंपल सी जो प्रोसेस है वो वहाँ पे यही होगा, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन यहाँ दिया, और इसमें क्या था, CO2 था, इसने CO2 को यहाँ दिया। देखिए सेम प्रोसेस हो रही है, डिफरेंस क्या है, पहले सिर्फ हमने सांस अंदर छोड़ी और अंदर ली और बाहर छोड़ी, ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया, हमारे फेफड़े में वो प्रोसेस हो रही है। दूसरी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसे हम बाह्य रेस्पिरेशन कह रहे हैं, बाह्य श्वसन कह रहे हैं, वो हमारे फेफड़े में हो रही है। तीसरा जो हमने इंटरनल रेस्पिरेशन कहा, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है यानी कि अंतर श्वसन है, वो कहाँ पे हो रहा है, हमारे जो अंग है वहां पे हो रहा है, हमारे अंग हो गए, हमारे ऊतक हो गए हैं, यानी कि और क्या हो, अंदर की प्रोसेस हो रही है, इंटरनल प्रोसेस हो रही है। तो अब ये फेफड़ों से निकल करके कहाँ गया, अलग अलग ऑर्गन में गया। सिर्फ एक ऑर्गन की बात नहीं चल रही है, अलग अलग ऑर्गन में ये सारी प्रोसेस चल रही है। जितने भी आपके ऑर्गन होंगे, जितने भी आपके टिश्यू होंगे, जितनी भी आपकी सेल्स होंगी, वहां पे ये गैसीय एक्सचेंज चल रहा होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पे, और सेलुलर रेस्पिरेशन को आप जानते हैं, कुछ देर पहले आपने कहा ग्लूकोज है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा, उसमें एनर्जी बनी, प्लस उसमें CO2 बना, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन है। यहाँ पे देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। अब ये हमारी सेल है, ठीक है, अब सेल में क्या है, CO2 बन गई है, क्योंकि क्या हुआ, ग्लूकोज क्या हुआ, टूटा, CO2 बन गई है। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, यहाँ पे क्या था, ब्लड वेसल थी, और उसके थ्रू इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन सेल में चली गई है। अब जब ऑक्सीजन सेल में चली गई है तो जो CO2 था, ये CO2 वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। हो गया यहाँ पे भी गैसीय एक्सचेंज। आपने क्या देखना है, देखिए प्रोसेस सेम हो रही है, आप किसी भी स्टेप को ले लीजिए। हमने कहा ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। 4 स्टेप आते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन के, चारों स्टेप में सेम प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, ठीक है, चारों में प्रोसेस एक है, लेकिन चारों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है। सिर्फ लोकेशन आपने देखनी कि लोकेशन क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। अब पहले हमने कहा ब्रीथिंग हो रही है, तो जब ब्रीथिंग हम देखते हैं तो हम सिर्फ नाक को ही लेते हैं, हमने कहा हम नाक से सांस ली हमने, और नाक से सांस को हमने छोड़ दिया है, जिसे हमने क्या कहा है, इनहेल और एक्सहेल कह दिया। हमने कहा हमने इनहेल किया, आपने नाक से सांस ली, इनहेल किया, आपने फिर नाक से सांस छोड़ दी, एक्सहेल कर दिया है, ठीक है, जिसे हम अंतर श्वसन बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कहा, उसके बाद जब हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात की, यानी कि बाह्य हमने श्वसन की बात की, तो बाह्य श्वसन कहाँ पे हो रहा है, हमारे फेफड़ों में हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है। तीसरा जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जो आंतरिक श्वसन है, वो कहाँ पे हो रहा है, हमारे हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में, सेल और ब्लड के बीच में जो वहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू और सेल के, टिश्यू और ब्लड के बीच में जो यहाँ पे गैसीय एक्सचेंज हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन में हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, जब उसने ऑक्सीजन को लिया तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कहाँ भेजेगी, ब्लड में वापस भेजेगी। तो 4 स्टेप होते हैं हमारे पास किसके, रेस्पिरेशन के, जिसमें आपने क्या देखना है, लोकेशन देखनी है। अब हमने क्या करना है, कैसे हमने पढ़ना है, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रोसेस तो सेम हो रही है, लोकेशन अलग है, तो ऑर्गन भी अलग अलग यहाँ पे होंगे। जैसे कि ब्रीथिंग में आप पढ़ेंगे कि नाक है, यानी कि नॉस्ट्रल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, नेजल कैविटी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप नीचे जाएंगे, ट्रैकिया के बारे में आप पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जब बात होगी, आप पूरे लंग्स को देखेंगे, लंग्स में ब्रोंकियोल्स के, ब्रोंकाई के बारे में आप पढ़ेंगे, एल्विलाई के बारे में आप पढ़ेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन जब होगा तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो वहाँ पे ऑर्गन थे, ऑर्गन
और ब्लड के बीच में किस प्रकार से गैसीय एक्सचेंज हुआ, और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा कि कैसे ग्लूकोज टूटा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमें क्या देखना है, देखिए हमने अभी रेस्पिरेशन की बात की, तो रेस्पिरेशन में हमने एक ही अभी तक बात की है। हमने कहा ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, और ये जो ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी यहाँ पे बनेगी। मेन बात हमारे पास ये आती है, एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या बनता है, और भी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है हमारा वो एनर्जी है। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक और चीज हमने कही, हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तब जाके यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी हमने अलग अलग प्रकार के क्या देखे हैं, रेस्पिरेशन देखे हैं। ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो रेस्पिरेशन के स्टेप पढ़े हैं। ठीक है, वो हमने क्या पढ़े हैं, रेस्पिरेशन के स्टेप पढ़े हैं। जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो हम रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रकार पढ़ रहे हैं। आपको टाइप में और स्टेप में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी कि या तो ये वाला है या तो ये वाला है, या तो क्या है, स्वपोषी है या तो परपोषी है। ठीक है, लेकिन स्टेप ऐसा नहीं होता है। स्टेप में आप ये नहीं कहेंगे कि या तो ये स्टेप होगा या तो ये स्टेप होगा। पूरी प्रोसेस कैसे होगी, पूरी प्रोसेस कैसे होगी, जब चारों स्टेप फॉलो होंगे। डाइजेशन में भी ऐसे ही हुआ था, जब पूरे स्टेप फॉलो होंगे तब वो पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन जब टाइप की बात करते हैं तो टाइप का मतलब होता है कि किसी में इस प्रकार का पाया जा रहा है, किसी में इस प्रकार का पाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के प्रकार के बारे में। अब रेस्पिरेशन के प्रकार का आधार क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पोषण की बात की थी तो पोषण का आधार क्या था, हमने कहा था पोषण का जो आधार है वो ये है कि जो भोजन है वो किस प्रकार से बन रहा है, यानी कि भोजन बनाने की विधि क्या है। यानी कि भोजन प्रक्रिया, विधि से अच्छा हम क्या यूज करेंगे, प्रक्रिया। हमने कहा कि जो पोषण था, पोषण का हमने दो प्रकार के पोषण पढ़े हैं। ठीक है, ऑटो और हेटेरो, और दोनों के ही जो आधार थे वो क्या था कि भोजन बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। क्या भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो कच्ची सामग्री है वो स्वयं इकट्ठा की जा रही है या किसी प्लांट और किसी एनिमल से इकट्ठा की जा रही है। हमने कहा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो कच्ची सामग्री यूज हो रही थी वो किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी पादप से इकट्ठा नहीं की जा रही थी, इसीलिए हम इन्हें स्वपोषी कह रहे थे। वहीं हेटेरोट्रॉप की हम बात करें, हमने कहा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए वो किसी प्लांट और किसी एनिमल पर निर्भर थे। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, रेस्पिरेशन का भी एक आधार होगा, यानी कि रेस्पिरेशन के अलग अलग प्रकार की, जब भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, हम अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करते हैं, तो उसका एक आधार होता है कि किस आधार पर हमने दोनों को क्या किया है, वर्गीकृत किया है। अब हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर हमने क्या किया, रेस्पिरेशन को डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, किसी कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, रेस्पिरेशन होता है। चलिए, तो हमने आपको इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, सबसे पहले आपको ग्लूकोज दिखाया जा रहा है, ये है ग्लूकोज हमारे पास। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है साइटोप्लाज्म में चल रही है। क्या होता है साइटोप्लाज्म, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तब हमने डिटेल में जाना था क्या होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव जिसे हम कहते हैं। तो क्या हुआ साइटोप्लाज्म में, क्या हुआ, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस आ सकती हैं, कौन सी, एक तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन हुआ है। रेस्पिरेशन है क्या, हमने कहा ये रेस्पिरेशन है,
ग्लूकोज का टूटना और ग्लूकोज से एनर्जी निकलना ही रेस्पिरेशन है। तो हमने कहा ग्लूकोज टूट रहा है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है। एक स्थिति ये हो सकती है, एक स्थिति है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में जब क्या होता है ग्लूकोज टूटता है तो क्या हो रहा है, और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज टूटता है तो क्या होता है। देखिए होता ये है कि हमारे पास एनर्जी तो बनती है, लेकिन एनर्जी के साथ जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो हमेशा आपने क्या देखा, यहाँ पे CO2 बनेगा और यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो एनर्जी के साथ साथ हमेशा CO2 बनेगा और H2O बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो और प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी में टूटता है तो फिर भी क्या होंगे, जो प्रोडक्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं। हम देखिए कैसे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे ईस्ट का। क्या है ईस्ट? एक कवक है। क्या है? कवक है। आपने ईस्ट के बहुत सारे फायदे भी देखे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शत्रु भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं। उसमें हमने ईस्ट का एग्जाम्पल देखा था। हमने कहा था फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो ईस्ट के द्वारा हो रही है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है, यहाँ पे अल्कोहल के प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा था कि जो भी आप कोई चीज बना रहे हैं, जैसे ब्रेड बना रहे हैं, तो आपने जो डो तैयार किया होता है वो डो क्या होता है, फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? हमने कहा ईस्ट वहाँ पे क्या करेगा, जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन करेगा, और जब ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 निकलेगी। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मतलब वहाँ पे ग्लूकोज होगा। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट ग्लूकोज को तोड़ेगा। ग्लूकोज को तोड़ेगा तो वहाँ पे क्या निकलती है, CO2 निकलती है। CO2 जब निकलती है तो क्या होगा, CO2 फिर उस डो से बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो वो क्या होगा, फूल जाएगा, डो फूल जाता है, और वहाँ पे आपको छेद भी दिखाई देते हैं, जिससे वो स्पॉन्जी भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ईस्टिन जब भी यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ता है तो वो क्या होगा, वो हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ता है। क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ेगा। पहली बात ये है। ठीक है, अब हमने कहा अनुपस्थिति में तोड़ेगा तो प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाएंगे। क्या बने यहाँ पे, एथेनॉल बना है। ठीक है, CO2 बनी है, और क्या बना है, यहाँ पे एनर्जी बनी है। चेंजेस आए यहाँ पे प्रोडक्ट में, क्योंकि हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटेगा, जैसे कि आपने कहा ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है, सेकंड स्टेप है, और लास्ट वाला थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, ग्लूकोज टूट रहा है, और आपने कहा यहाँ पे CO2 बना, यहाँ पे वाटर बना, और यहाँ पे एनर्जी निकली। ठीक है, लेकिन जब ईस्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटा तो यहाँ पे एथेनॉल बना। यहाँ पे क्या हुआ, पानी की जगह क्या बन गया है, एथेनॉल बन गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दो स्टेप आपने देखने हैं, दोनों स्टेपों में कंपैरिजन करना है कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना है। तो हमारे पास बच जाता है तीसरा स्टेप। देखेंगे तीसरे स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, सो क्लास आज आपने रेस्पिरेशन के बारे में जाना है। आपने देखा रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते हैं, और हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फिर से पढ़ के आना है, रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।